जंग के जख्म मिटाएगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है आपको बताऊंगा, उससे पहले देखिए इजराइल का भीषण हमला। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये लेबनान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां इजराइल ने अटैक किया। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक कर रहा है। इस बिल्डिंग में देखिए आकर मिसाइल गिरी और पूरी बिल्डिंग जमींदोज। क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। एक और अटैक हिजबुल्लाह पर हुआ है लेबनान में। यह हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, हमला हुआ है। उसके बाद देखिए ईरान ने इजराइल पर हमला किया है और ये क्लस्टर बॉम्ब दागे हैं इजराइल के ऊपर, एक साथ बमों की बौछार। और उसके बाद ये धमाका सेंट्रल इजराइल में हुआ है, देख रहे हैं तेल अवीव में गिरा है जाकर बम। उसके बाद ईरान ने 61वीं खेप मिसाइलों की दागी है। ये वो तस्वीरें, एक साथ कासिम हाजी कासिम मिसाइल दागी है। तो बहुत सी मिसाइल इजराइल और बहुत सी मिसाइल अमेरिकी ठिकानों तक जा रही। बगदाद में देखिए अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है ईरान की मिसाइलों को। इसी तरह एक मिसाइल इजराइल पहुंची जहां इजरायली सोल्जर खड़े हुए, वो देख रहे हैं, एक मिसाइल इंटरसेप्ट की, उसके बाद जश्न मना रहे हैं। और कई मिसाइलें जो नहीं गिराई जाती वो जाकर गिरती हैं। तेल अवीव की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां आकर मिसाइल गिरी और उसके बाद बड़ा धमाका हुआ। दूसरी तरफ इजराइल ने भी ईरान पर अटैक किया है। यह पेट्रोकेमिकल का भंडार है जिस पर अटैक किया है और उसके बाद आपको नजर आ रहा है काला धुएं का गुबार। और इस बीच जब जंग हो रही है, हालात खराब हो रहे हैं, तो अजरबैजान ने मदद भेजी है और यह मदद ईरान भेजी गई है। और मदद भारत से भी भेजी गई है। यह मदद जो आप देख रहे हैं भारत से भेजी गई है ईरान। इस वक्त जंग के हालात में जब बताया जा रहा है सैकड़ों लोगों की जान ईरान में हो गई है, चली गई है, तब भारत ने ये मदद भेजी है वहां के लोगों के लिए।
देखिए जरा भारत ने जो मदद की खेप भेजी है इसमें क्या है। दरअसल जंग के बीच ईरान के लिए भारत ने बड़ी दरियादिली दिखाई है और मुश्किल में फंसे ईरान को राहत की बड़ी खेप भेजी है। इस खेप में वो चीजें हैं जिसकी ईरान को सबसे ज्यादा जरूरत है। जंग में ईरान के आम लोग बुरी तरह घायल हुए और दवाएं नहीं है। ऐसे वक्त में भारत ने जरूरी दवाएं और मेडिकल उपकरण भेजे। युद्ध के बीच भारत ने हवाई मार्ग से ईरान को मदद भेजी है। क्या जंग के बीच मोदी की कूटनीति का यह एक और बड़ा कदम है? भारत की राहत सामग्री ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी गई है। रेड क्रिसेंट ईरान का सबसे बड़ा मानवीय और राहत संगठन है। आपदा में ईरान में इलाज और दवाओं का जिम्मा यह संस्था उठाती है, लेकिन बम और मिसाइल हमलों से रेड क्रिसेंट का स्टॉक करीब खाली हो गया। चीन ने ईरान की संस्था को $2 लाख की मदद देने का वादा किया है, लेकिन भारत ने तो हवाई हमलों के बीच ईरान को मदद पहुंचा दी है। ईरानी दूतावास ने भारत की मदद को अहम बताया और कहा आप बहुत दयालु हैं। शुक्रिया अदा किया भारत का। भारत की ओर से भेजी गई मेडिकल सहायता ईरान तक पहुंच गई है। यह मदद ऐसे वक्त पर आई है जब ईरान में स्वास्थ्य सेवाओं का भारी दबाव है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का असर ईरान की आम जनता पर भी पड़ा है। ऐसे में भारत जैसे दोस्त की मदद के साथ हाथ बढ़ाना मायने रखता है। भारत ने इससे पहले जहाजों के मामले में भी बहुत भारी मदद की है। श्रीलंका के पास समंदर में जब हमारे जहाज पर हमला हुआ, ईरान का कहना है तब बदकिस्मती से कुछ दूसरे देशों ने सहयोग से इनकार कर दिया था। हम समय आने पर उन्हें भी इसका कड़ा जवाब जरूर देंगे जिन्होंने इनकार किया, लेकिन फिलहाल भारत के लोगों और सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले क्या कहा था और ईरान के एम्बेसडर क्या कह रहे हैं। साथियों, 21वीं सदी का एक कालखंड न भूतो न भविष्यति जैसा है। एक तरफ युद्ध की विभीषिका है, सप्लाई चेन फिर से तहस नहस हो रही है। संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं की प्राथमिकता पर सवालिया निशान लग रहे हैं और ऐसे कालखंड में हमारा भारत इन विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हमें उच्च अधिकारियों से चर्चा की है। हमें अल्लाह की प्रार्थना करनी चाहिए कि मिडिल ईस्ट में भी सभी बाधाओं को दूर करे। हमने समस्याओं का हल करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और हमें यकीन है कि जल्द ही आपको अच्छी खबर मिलेगी। अब देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं कि भारत ने ईरान की मदद की है। भारत में तेल और गैस कैसे आ रहा है आपको पता है। हॉर्मूज का रास्ता ईरान ने खोला और भारत के तेल और गैस आ गए। दूसरी तरफ भारत को पुतिन से यानी रूस से तेल खरीदने की परमिशन मिली है। लेकिन बड़ी खबर और है कि कैसे जो जहाज चीन जा रहे थे उनका रुख मुड़ा और चीन जाने वाले जहाज भारत की तरफ रुख कर गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से। जो जहाज दरअसल तेल लेकर जा रहे थे, दावा है ऐसा, बहुत सी अंग्रेजी मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि तेल के जहाज रूस से चीन जा रहे थे और रूस से चीन जाने वाले तेल के जहाज का रुख मुड़ा भारत की तरफ और वो कैसे भारत आ रहे हैं। आइए अब आपको बताऊं कि कौन सा रूट लिया था इन्होंने, किस रूट से आ रहे थे। मैप के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि ये आप मैप देख रहे हैं, इसमें देखिए जरा किस तरह से रूट देखिए कैसे लिया है। रूस से रूट लिया है, बाल्टिक सागर, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल होते हुए अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, सुएज नहर, लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर और ये बताया गया साउथ चाइना सी में था और वहां से फिर मुड़ा है। फिर से प्ले कीजिए जरा और देखिए कैसे ये और किस रास्ते से ये निकला था। मॉस्को के पास से बाल्टिक सागर से तेल लेकर चला था तेल का जहाज और इसका रूट था कि इसे चीन जाना है यहां से तेल लेकर, लेकिन ये चीन की तरफ जा ही रहा था और उसके बाद बताया गया साउथ चाइना सी से वापस भारत की तरफ मुड़ गया है। यह आखिर कैसे हुआ, यह बड़ी चीज है और ये क्या भारत की ताकत को भी बताता है
आइए आपको बताऊं अब ये हुआ क्या और कैसे। कूटनीति में हिंदुस्तान दुनिया का रुख मोड़ना जानता है। चाहे हॉर्मूज से जहाज निकालना हो या रूस से तेल खरीदना हो, भारत ने हमेशा आपदा में अवसर वाली रणनीति अपनाई है। तभी तो जंग के बीच तेल सस्ता और जल्दी मिलने लगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने समंदर में ऐसा खेल कर दिया कि भारत को बड़ा फायदा हुआ और चीन को झटका लगा है, क्योंकि रूस से चीन जा रहे जहाज भारत की ओर मुड़ गए। कच्चे तेल से लदे करीब 7 टैंकर जल्द भारत आने वाले हैं। यह दावा अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में शिप ट्रैकिंग डेटा के हवाले से बताया गया है कि एक्वा टाइटन नामक एक बड़ा टैंकर रूस से बाल्टिक सागर से कच्चा तेल लेकर चीन के रिझाओ पोर्ट की ओर जा रहा था। हालांकि उसने साउथ चाइना सी में अचानक यू टर्न ले लिया और अब यह टैंकर भारत के न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचने वाला है, जहां इस टैंकर के 21 मार्च तक पहुंचने की संभावना है। इतना ही नहीं, डेटा एनालिटिक्स फर्म वोर्टेक्सा के मुताबिक समंदर में कम से कम 7 टैंकरों ने अपना रास्ता बदला है। ये तेल लदे हुए जहाज अब चीन न जाकर भारत की तरफ आ रहे हैं। जंग के चलते ट्रंप ने भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट दी है, जिसके बाद भारत ने रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद बढ़ाई है। दावा है कि भारत ने एक हफ्ते में करीब 3 करोड़ बैरल रूसी तेल खरीदा है। एक्सपर्ट का मानना है कि इससे भारत में सस्ता तेल मिलता रहेगा। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। तो विशेषज्ञ वो ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सबसे गंभीर और मुश्किल चोक पॉइंट है, तो उसमें से कुछ भी जो पास होता है इट इज़ क्रिटिकल फॉर, इट्स अ लाइफलाइन फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। तो जो भी हमने किया है पिछले कुछ दिनों में, हमारी जो वेसल्स आई हैं, हमारी तरफ से, हमारे लिहाज से बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उसको उसके ऊपर सैबोटाज करना या उसके ऊपर आक्रमण करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके लिए ना कोई बहुत बड़ी मिसाइल चाहिए। इंडियन वेसल्स को आने दे जा पा रहा है, तो एक अच्छी बात है। अब देखिए जरा, अब एक तरफ तो चीन जा रहा जहाज भी मुड़ गया है, दूसरी तरफ 3 जहाज आ चुके हैं, एक और आ गया है। अच्छी है ये आप देख रहे हैं, हॉर्मूज से जिस रास्ते से दुनिया के जहाज नहीं जा पा रहे हैं, वहां से भारत कच्चा तेल और गैस लेकर ये 3 जहाज आए, शिनलोंग, शिवालिक और नंदा देवी। और एक और जहाज आज आया, जगलाट की, कच्चा तेल लेकर आया है ये जहाज, ये भी भारत पहुंच गया है। देखिए जरा कैसे गैस और तेल लेकर आया है ये जहाज। हिंदुस्तान का एक और जहाज ऐसे वक्त में आया है जब ईरान, अमेरिका, इजराइल में भीषण जंग हो रही। दुनिया में तेल संकट के चलते सबकी नजरें हॉर्मूज स्ट्रेट पर है। उसी हॉर्मूज स्ट्रेट से भारत ने अपना एक और जहाज निकाला है। भारतीय झंडे वाला तेल टैंकर जगलाट की देश पहुंच गया। यह जहाज आज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा। इस जहाज पर 80,886 मीट्रिक टन कच्चा तेल लदा है, यानी भारतीय जहाज करीब 6 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर आया है। भारत में हर रोज करीब 55 लाख बैरल तेल की खपत होती है। इसे लीटर में कन्वर्ट किया जाए तो यह करीब 90 करोड़ लीटर है तेल। हालांकि भारत सरकार का दावा है कि देश में पर्याप्त तेल है, लेकिन मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच जहाज का आना अहम है। यह भारतीय जहाज यूएई के फुजैरा पोर्ट से लोड होकर निकला था, जो रास्ते में ईरान के पास हॉर्मूज स्ट्रेट पार करते हुए आया है। कल गुजरात के वडिनार पोर्ट पर नंदा देवी जहाज आया था, जो अपने साथ करीब 86,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया है। एक दिन पहले शिवालिक आया जहाज, जो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट आया था। इस पर भी करीब 30 लाख घरेलू सिलेंडर जितनी गैस लदी हुई थी। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक सरकार लोगों को भी निकाल रही है। 24 घंटे में 25 भारतीयों को बंदरगाह और लोकेशन से निकाला गया है। सुनिए जरा, यह एक भारत की कूटनीति की भी जीत है कि रूस से चीन जा रहा जहाज मुड़कर भारत आ जाए। हॉर्मूज से जब दुनिया के जहाज नहीं निकल रहे हैं, वहां से भारत का जहाज निकला है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कहते हैं।
ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कूटनीति कूटनीति तो ऐसी थी कि आप तो जाके इसराइल के सपोर्ट कर आए थे, बजाय इसके कि ईरान का एहसानमंद होना चाहिए। ये एहसान फरामोशी कर रहे हैं कि अपनी पीठ थपथपा के कि आपने मजबूर किया ईरान को कि वो आप तेल आने दें। प्रधानमंत्री जी ने ईरान के जो लीडरशिप है उनसे भी बात किया है। हमारा जहाज वहां से निकल भी रहा है। इस तरह से भारत सरकार ने इसको हैंडल किया है, सारे सिचुएशन को खुद आकर के सारे चीज को बोले हैं प्रधानमंत्री जी। ग्राउंड में भी हम लोग चेक कर रहे हैं, बिहार में क्राइसिस कहीं नहीं है, पैनिक क्रिएट कर रहा है। स्थिति एकदम ठीक ठाक हो जाएगी और ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और वहां से हमारे जहाज आ जाएंगे तो ये जो स्थिति थोड़ी सी कमजोर है वो ठीक ठाक हो जाएगी। हमारी कूटनीतिक सफलता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रणनीति है कि वो किसी भी प्रकार की एसेंशियल कम्युनिटी में कमी नहीं रहने देंगे। जैसा कि उन्होंने पहले भी घोषणा की है कि हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। कोई भी सरकार आमतौर पर इलेक्शन के पहले गैस की कीमतें नहीं बढ़ाते हैं ताकि उसके वोट बैंक में असर न पड़े, लेकिन मजबूर है तभी बढ़ाई है, तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज तो है और सरकार उसे दिखाना नहीं चाहती। भारत सरकार ने हर संभव कोशिश की है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो हमारे सामने समस्या आ रही है कि जो देश लड़ रहे हैं उनकी वजह से जो तेल की सप्लाई में व्यवधान आया उसको आसान बनाने के लिए उन्होंने हर संभव उपाय किया है और हर तरह से इस बात की कोशिश है कि जनता पर उसका बोझ न पड़े। अब सोचिए, जहां से भारत के जहाज निकल कर आ रहे हैं वहां हो क्या रहा है। वहां एक के बाद एक दूसरे जहाज अमेरिका और इजराइल के निकल रहे हैं, उनका यह हश्र हो रहा है। किसी भी जहाज जिसका ताल्लुक इजराइल या अमेरिका से है उन्हें ईरान इसी हाल में पहुंचा दे रहा है। अब इसकी तस्दीक देखिए, इस तस्वीर से करिए। नेतन्याहू की ये फोटो आई है। मैप कौन सा देख रहे हैं? हॉर्मूज का मैप ही देख रहे हैं। यहीं से भारत के जहाज निकल कर आ रहे हैं और यहीं से इजराइल और अमेरिका के जहाज नहीं निकल पा रहे हैं। उनके लिए भी चिंता ये जगह है, इसलिए खुद नेतन्याहू उस मैप को देख रहे हैं। अब आपको दिखाऊं कि इस जगह पर कौन सा बम दाग दिया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये है GBU 72। ये इस बम को दागा गया है, ये बहुत घातक बम है। ये दागा गया है उस जगह पर जहां पर मिसाइल सेंटर था ईरान का, यानी ईरान की जो हथियार रखे हुए थे इस हॉर्मूज पर, जहां से जहाज गुजर रहे हैं, हर आने जाने वाले जहाज पर ईरान हमला कर रहा है, अपने हथियार वहीं रखे थे, वहां ये बम दाग दिया है। देखिए किस तरह से इस बम को गिराया है, ठीक इस तरह बाकायदा बंकर बस्टर गया है। और ये देखिए जरा मिसाइल दागी है मिसाइल सेंटर पर। अब देखिए जरा, इस तरह से मिसाइलें घुसी हैं अंदर पहुंची हैं। अंदर मिसाइल सेंटर था, बताया जाता है वहीं हॉर्मूज तट पर ही था ये जहां यह अटैक किया गया। जो हॉर्मूज स्ट्रेट ईरान ने इजराइल अमेरिका के लिए बंद किया है, उसे खुलवाने के लिए ट्रंप ने सबसे खतरनाक बम चलाने का ऑर्डर दिया है और अमेरिकी सेना ने हॉर्मूज के पास भीषण हमला कर तबाही मचाई है। अमेरिका के टारगेट पर हॉर्मूज के पास ईरान के मिसाइल ठिकाने थे और उन्हें तबाह करने के लिए जो बम दागा गया है वो था GBU 72 बम। 5000 पाउंड यानी करीब 2500 किलो के बंकर बस्टर बम कहलाते हैं। ये महाविनाशक और पाताल तक तबाही मचाने वाले बम माने जाते हैं। GBU 72 मजबूत कंक्रीट और कई लेयर के बंकर को तबाह कर सकता है। अमेरिका ने कुछ साल पहले F-15 प्लेन से गिराकर इसका परीक्षण किया था। कहते हैं कि खतरनाक बंकर बस्टर बम दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। GBU 28 बंकर बस्टर बम का ही एडवांस यानी विध्वंसक रूप है। GBU 28 बंकर बस्टर बम से अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का बंकर भी उड़ाया था। एक बंकर बस्टर बम की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। यह बम उन ठिकानों के लिए बहुत अहम है
जो हवाई हमलों में भी बच जाते हैं। ईरान ने जमीन के अंदर गहराई में कई जगह ऐसे मिसाइल सेंटर बनाए थे। ये मिसाइल सेंटर हॉर्मूज में अमेरिकी जहाजों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने हुए थे, लेकिन अमेरिका ने 5000 पाउंड वाले बमों से ये मिसाइल अड्डे तबाह कर दिए हैं। सुनिए जरा हमारे सहयोगी आदित्य राज कॉल की रिपोर्ट। एनडीटीवी इंडिया होलोन स्टेशन पहुंच चुका है, जहां पर मिसाइल हिट की है टेल अवीव के पास इजराइल में। और आप मेरे पीछे ये दृश्य देख सकते हैं, एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी पर ये स्टेशन के अंदर के नजारा है। आप देख सकते हैं शीशा पूरा जो है बिखरा हुआ है, गिरा हुआ है। ये एक एस्केलेटर है जो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं क्षतिग्रस्त है। यहाँ पर दीवार जो है, ऊपर का छत जो है वो पूरा मलबा नीचे गिरा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सिर्फ एनडीटीवी पर दिख रही हैं। मैं जहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि हमें इमरजेंसी के लिए जाना होगा, क्योंकि सायरन बज चुके हैं और हम कोशिश कर रहे हैं और जा रहे हैं आपको बताने के लिए कि क्या यहाँ पर हो रहा है। और हम मेरे पीछे देख सकते हैं जो इमरजेंसी वर्कर्स हैं यहाँ निकल रहे हैं और बाहर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे की स्थिति क्या बनी रहेगी। तो न सिर्फ मिसाइल सेंटर पर अटैक किया, सोचिए पहले तो इजराइल को ये कैसे पता कि ईरान का मिसाइल सेंटर कहां है। इजराइल को सब कुछ पता है कि खमनेई कहां है, लारिजानी कहां है, और वही हुआ। ये तो बासिज फोर्स पर अटैक किया है, चलती रोड पर, बीच सड़क। इजराइल को पता था कि बासिज का कमांडर कब, कहां, किस वक्त, किस सड़क से, किस गाड़ी से निकल रहा है, और सटीक वहीं आकर मिसाइल गिरी। बासिज पर अटैक। और एक और ये तस्वीर देख रहे हैं, सोचिए ये ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं, यानी खुफिया विभाग के जो मंत्री हैं वो भी खुफिया नहीं रह सके इजराइल के आगे। उन तक भी मुसाद पहुंच गया क्या? सवाल ये है। न सिर्फ खुफिया विभाग के मंत्री मार दिए गए, बल्कि इससे पहले कल जो सुरक्षा प्रमुख थे उन तक भी मुसाद पहुंच गया और खुफिया जानकारी इजराइल तक पहुंच गई। जहां लारिजानी मौजूद थे वहां इजराइल ने मिसाइल दाग दी। और न सिर्फ लारिजानी, बगल में जो दूसरा ताबूत आप देख रहे हैं वो लारिजानी के बेटे का है, उनकी भी मौत हो गई है इस हमले में। और अब आज उनकी अंतिम यात्रा हो रही थी, अंतिम विदाई, जिसमें लाखों लोग निकले थे सड़क पर। जो हुजूर داشتن و اون مردک نابکار و اون نابخرد قمارباز اونها رو مظلومانه اینطور به شهادت بی خودی هم بعضیا میزنن. عزیزان رشید مظلوم شهید مادردنا به دعوت رسمی برای یک حضور بین المللی اونجا حضور داشتن. یک حضور بین المللی. अब सवाल सबसे बड़ा ईरान के सामने यही मुंह बाए खड़ा है कि आखिर कौन है वो जो ईरान की एक एक जानकारी इजराइल तक पहुंचा देता है, चाहे वो कोई भी हो। इजराइल ने अब ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर की मौत का दावा किया है। इस्माइल खातिब पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था। कल इजराइल ने ईरान के सिक्योरिटी चीफ की मौत का दावा किया था। अली लारिजानी ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे। जंग के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई। ईरान के टॉप लीडर्स और कमांडर की मौत के बाद ढेरों सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल को सटीक जानकारी कैसे मिल रही है। इस सवाल को लेकर ईरानी मीडिया में एक दिलचस्प रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट के अनुसार तेहरान के ही कुछ लोग इजराइल की मदद कर रहे हैं। तेहरान से उन्हीं लोगों ने खुफिया जानकारी इजराइल तक पहुंचाई है। दरअसल हाल के दिनों में लारिजानी पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे। वो कुछ रैली जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बार बार दिखाई दे रहे थे। लारिजानी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ भी जुड़े हुए थे और तेहरान से लगातार लारिजानी का लाइव लोकेशन भेजा जा रहा था। अब ईरान ने खुफिया जानकारी देने वालों की तलाश शुरू कर दी है। सुनिए जरा, लारिजानी एक वक्त पे चुनौती दे रहे थे इजराइल को कि मैं हूं, मुझे मार दो, मुझे कोई फिक्र नहीं है। सुनिए जरा वो क्या कह रहे थे। हमें शहीद कर दो, इससे हमारा राष्ट्र और भी ज्यादा जागृत हो जाएगा। तुम हम में से जितने भी लोगों को मारोगे उससे कहीं ज्यादा लोग सामने आएंगे और जो लोग हमारे बाद आएंगे वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दुश्मन के खात्मे तक ईरान ये जंग लड़ता रहेगा। अली लारिजानी ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर रहे हैं।
और ये खोमेनी के नंबर 2 माने जाते थे। खोमेनी के बाद ये समझा जा रहा था कि ये ही सुप्रीम लीडर बनेंगे। इन्होंने जो प्रोटेस्ट ईरान में हुए थे इकोनॉमी के ऊपर, उनको आयरन हैंड से दबाया था, यही जिम्मेदार है उसके लिए। अब इनके मारे जाने के बाद लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे कासिम सुलेमानी के बाद ना भरने वाला एक जगह पैदा हो गई थी, ऐसे ही इनके मरने के बाद भी ईरान में एक बड़ी नेतृत्व की कमी आई है। ईरान ने अपनी एक मोज़ाइक डिफेंस स्ट्रेटेजी बनाई जिसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, यानी कि अगर सेंट्रल लीडरशिप पूरी तबाह भी हो जाए तो उसके 31 प्रोविंशियल कमांडर इंडिपेंडेंट एक्शन लेने के लिए अधिकृत किए गए। अब सवाल यह है कि कौन है जो ईरान तक सब जानकारी पहुंचाता है, चाहे वो खमनेई के बारे में जानकारी हो, लारिजानी के बारे में जानकारी हो, या खुद इंटेलिजेंस मिनिस्टर के बारे में जानकारी। इन सब के पीछे है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। कैसे मोसाद काम करती है, नेतन्याहू को एक एक बात की जानकारी होती है। इजराइल ने खमनेई समेत जितने भी ईरानी लीडर मारे हैं उनकी लोकेशन और खुफिया जानकारी मोसाद ने ही दी। इजराइल की मोसाद सबसे शानदार एजेंसियों में से एक है जिसके इनपुट पर कल ईरानी सुरक्षा चीफ लारिजानी मारे गए। बसीज आर्मी कमांडर सुलेमानी को भी मार डाला गया। आज ईरानी खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब को मारने का दावा है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार कहा था, हम अपने दुश्मनों के साथ जो करेंगे वो पीढ़ियों तक गूंजेगा। इसका मतलब है इजराइल कभी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता है। आपको याद होगा जब हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायलियों पर हमला किया तो नेतन्याहू ने 2 साल में गाजा को पूरी तरह तबाह कर दिया। गाजा के आतंकी गुट हमास का पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया। हमास के 2 मुखिया, बहुत से टॉप कमांडर मार गिराए। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया। लेबनान में पेजर ब्लास्ट कर हिजबुल्लाह के 42 लोग मार डाले। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऐसे ही एक ऑपरेशन किया था जब 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट ने इजरायली टीम के 9 लोगों की अगवा कर हत्या कर दी थी, जिसका बदला मोसाद ने लिया और हमलावरों को ढूंढ ढूंढ कर मारा। नाजी जर्मनी ने करीब 60 लाख यहूदियों का कत्ल कर दिया था। यहूदियों के जनसंहार में एक अफसर की बहुत बड़ी भूमिका थी। वो अफसर 1960 में नाजी ऑफिसर एडोल्फ आइकमैन को मोसाद ने दबोच लिया, अर्जेंटीना से उठाया, किडनैप किया और इजराइल लाए और फिर मौत की सजा हुई। 1976 में फिलिस्तीन के गुट ने पेरिस जा रहा प्लेन हाईजैक किया। इस प्लेन में 100 इजरायली और यहूदियों को बंधक बना लिया था। तब मोसाद की जानकारी पर सेना ने ऑपरेशन चलाकर रिहा कराया, लेकिन इस दौरान नेतन्याहू के कमांडर भाई की जान चली गई थी। तो यह है मोसाद का काम, मोसाद के काम करने का तरीका, और इजराइल का काम कि अपने दुश्मन को पाताल से भी खींच कर निकालते हैं और उसे मारते हैं। सुनिए जरा विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। उन्हें मुझे मारने दो, हम मौत से नहीं डरते हैं। हमें अपनी जान राष्ट्र के नाम देने में कोई संकोच नहीं है। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी, मगर हम दुश्मनों के सामने कभी नहीं झुकेंगे, न सीज फायर करेंगे, न सरेंडर करेंगे। झुकना अमेरिका और इजराइल को पड़ेगा। अब देखिए, मोसाद के लोग जासूसी कर रहे हैं, मोसाद के एजेंट जासूसी कर रहे हैं, लेकिन अब ईरान ऐसे जासूसों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। ईरान ने बहुत से जासूसों को पकड़ा है। बताया जाता है ये मोसाद के लिए काम कर रहे थे। उन तारीख हुई, उनके पास से हथियार बरामद हुए। ये आप देख रहे हैं, जिनके हाथ बंधे हुए इन सबको पकड़ा गया। इनके पास से ये हथियार बरामद हुए। दावा किया जा रहा है ये मोसाद से जुड़े हुए थे। दूसरी तरफ देखिए जरा, ये कुछ और तस्वीरें जो जासूसों से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कुवैत में जासूस पकड़े गए और उनके पास से ये हथियार बरामद हुए। ईरान ने एक जासूस को फांसी की सजा दे दी है। यह उसकी तस्वीर। दावा है कि यह मोसाद के लिए काम कर रहा था। ईरान ने पकड़ा और इसे सजाए मौत दे दी है। ईरान की हर खुफिया जानकारी कौन इजराइल पहुंचाता है,
यह सवाल जंग में ईरान को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। बहुत से जासूस पकड़ लिए, तभी ईरानी सरकार ने अपने घर को अब खंगालना शुरू किया तो छानबीन में ईरान से करीब 600 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनमें से एक शख्स को तो फांसी की सजा सुनाई गई है, क्योंकि दावे के मुताबिक ये सब ईरान के दुश्मनों से मिले हुए थे। मतलब इजराइल अमेरिका के लिए जासूसी के आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस जासूस को ईरान में लटका दिया गया, न्यायिक अधिकारियों के मुताबिक उसका नाम अगिल केशवर्ज है। ईरानी एजेंसी मिजान के मुताबिक केशवर्ज आर्किटेक्ट का छात्र था, यानी पढ़ाई कर रहा था। आरोप है 27 साल का केशवर्ज मोसाद के लिए जासूसी करता था। उसे साल के शुरू में ईरान के उर्मिया से गिरफ्तार किया गया, जब वो सेना के मुख्यालय की तस्वीरें लेते हुए पकड़ा गया था। आरोप है उसने इजराइल के लिए करीब 200 मिशन को अंजाम दिया है। इनमें संवेदनशील जगहों के फोटो लेना, सर्वे और निगरानी शामिल है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वो मोसाद सैन्य अफसरों के संपर्क में था, सोशल प्लेटफॉर्म्स से उनसे जुड़ा और क्रिप्टो करेंसी में भुगतान पाता था। ईरान में जून के युद्ध से अब तक 10 जासूसों को सजाए मौत दी गई है। उधर अमेरिका के लिए काम कर रहे 4 जासूसों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से एक बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। ईरान का आरोप है ये लोग खुफिया जानकारी दुश्मन तक पहुंचा रहे थे। सुनिए जरा ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं और आईआरजीसी कमांडर क्या कह रहे हैं। They could leave today. हम चाहें तो ईरान जंग से आज ही निकल सकते हैं, लेकिन अब तक जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने में 10 साल लग जाएंगे। हमें इसे थोड़ा और स्थायी बनाना होगा ताकि भविष्य में किसी भी राष्ट्रपति को इस हालात से दोबारा ना गुजरना पड़े। हम नहीं चाहते कि यह समस्या फिर कभी खड़ी हो। आप पागलों को न्यूक्लियर हथियार को कंट्रोल करने नहीं दे सकते। आज की रात हमारे दुश्मनों के लिए कयामत की रात होगी। हमारे लीडर लारिजानी को जिस तरह से धोखे से मारा है, इसकी कीमत मोसाद और इजराइल को हर हाल में चुकानी होगी। हम उनके लिए जहन्नुम के रास्ते खोल देंगे। और इसीलिए देखिए जरा ईरान अलग अलग जगहों पर भी अटैक कर रहा है। इराक में देखिए जरा, इरबिल में जहां अमेरिकी बेस है उस पर यह अटैक हुआ है। दूसरी तरफ दुबई से तस्वीरें आई हैं। दुबई पर जो अटैक हुआ है, ये वो तस्वीरें हैं आसमान में आप देख रहे हैं। वहां भी डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं। फॉरेन डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलें दागी। अब देखिए इसका नुकसान दुबई भी उठा रहा है। अमेरिका के हमले का सबसे ज्यादा गुस्सा ईरान यूएई पर उतार रहा है। दुबई में हर दूसरे दिन ईरान मिसाइल और ड्रोन से हमला कर देता है। उसने बुर्ज खलीफा और दुबई के एयरपोर्ट तक को टारगेट किया है और अब दुबई के पास अल मिनहाद एयरबेस पर हमला किया है। अल मिनहाद यूएई में ऑस्ट्रेलिया का सैन्य अड्डा है। यहां ऑस्ट्रेलिया के साथ ब्रिटेन, अमेरिका के सैनिक भी तैनात हैं। मिडिल ईस्ट में यह नेटो देशों के लिए बड़ा रसद और निगरानी सेंटर है। अमेरिका ने इराक, अफगान पर जब मिशन चलाया तो इसकी मदद ली थी। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका इस बेस का भी इस्तेमाल कर रहा है। लारिजानी के मारे जाने और हॉर्मूज के पास बम गिराने से ईरान गुस्से में और उसने ऑस्ट्रेलिया के इस सैन्य अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। खबर है कि हमले से एयरबेस में आग लग गई है और एक रनवे तबाह हो गया है।